अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हुंसा, सीनियर रजिस्ट्रार सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट से। आज हम बात करेंगे रोज़े के दौरान डाइजेस्टिव हेल्थ के मसाइल के ऊपर, जिनको हम कहते हैं निज़ाम हज़म के मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूके सर्टिफाइड एंड ट्रेन्ड कंसल्टेंट सलमान ताज उपल, जो कि सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल की टीम का एक बुनियादी हिस्सा है, और वो हमें गाइड करेंगे रोज़े के दौरान मुख्तलिफ़ जो निज़ाम हज़म के मसाइल आवाम फेस करती है उसके बारे में। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बताएं कि रमज़ान के दौरान सबसे ज़्यादा लोग किन डाइजेस्टिव मसाइल का शिकार होते हैं, या जो अमूमन आपके पास लोग अपने मसले लेके आते हैं रमज़ान के दौरान, वो क्या होते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया और मैं आप सबका मशकूर हूँ और बिल्कुल माह रमज़ान आ रहा है, हम सब के लिए बहुत ही ये खुशियों का बायस बाबरकत महीना है। इसमें बिलख़ुसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान की और जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रमज़ान में जिस तरह आपने कहा कि जी निज़ाम हज़म के मामलात और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसमें पेट का फूलना, बहुत ज़्यादा गैस हो जाना, तेज़ाबियत होना, पेट में दर्द हो जाना या ज़्यादा अगर उसको आप वो कर दें बसूरत दीगर तो कै आ जाना या पेट का ख़राब हो जाना, ये तमाम मामलात हम रमज़ान में काफ़ी मुतवातर देखते हैं और इनकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। जो सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ है वो ये है कि रमज़ान का जो मेन मकसद है, थोड़ा उसको हम पीछे रख लेते हैं। हमारा ये होता है कि सहर में और इफ्तार में हम लोग खाना और उसका जो पोर्शन होता है उसको हम काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं। अब बीमारियां तो पेट की ओवरऑल अगर आप देखें तो दुनिया में भी बढ़ गई हैं, उसकी बहुत सी वजूहत हैं और पाकिस्तान में भी बिलखसूस बढ़ गई हैं। और रमज़ान के महीने में वो क्यों बढ़ती हैं, जिस तरह आपने पूछा, तो उनकी बहुत सी ये बीमारियां हैं जो कि बढ़ जाती हैं और बहुत सी उनकी वजूहात हैं जो कि आगे चल के फिर मैं आपको बताता ठीक। सबसे पहले तो ये बताएं कि लंबा रोज़ा रखने से जो पेशेंट्स हैं जिनको मैदे में जलन, तेज़ाबियत, या जिनको हम गर्ड के मरीज़ कहते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है लंबा रोज़ा रखने से? हूँ। जी, GERD मैं बता दूं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, आम उसमें तेज़ाबियत, पेट में दर्द होना या मुंह में खट्टा पानी आना। रोज़ा इन इटसेल्फ बहुत बेहतरीन चीज़ है और जब आप पेट आपका खाली होता है तो आपका जो तेज़ाब है, जो एसिड है, वो नहीं सिक्रीट होता है इतना। ये कब ज़्यादा सिक्रीट होता है? जब आप सहरी में बहुत ज़्यादा खाना खा लें या ऐसी चीज़ें खाएँ जिनको हज़म होने में वक़्त लगता है। यानी घी से बनी हुई चीज़ें, पराठे या तली हुई चीज़ें या मुरगन ग़िज़ाएँ, और फिर फ़ौरन नमाज़ पढ़ के फिर आप लेट जाते हैं। हुँ। उसका फिर उस तरह निज़ाम हज़म जो है तो वो आपका कारआमद नहीं होता। फिर जब आप उठते हैं उस वक़्त निज़ाम हज़म जब काम करना शुरू करता है, तो तब तक वो फूड डाइजेस्ट भी हो चुका होता है और उसमें फिर तेज़ाबियत शुरू हो चुकी होती है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि लंबा रोज़ा इन इटसेल्फ जो है तो वो कोई नुकसानदेह नहीं है। हुँ। लेकिन जो खुराक का इंतखाब आप करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है तो वो ठीक तरह जाना है। उसके बाद ये है कि जो दवाइयाँ आपको आपके मालिज ने दी हुई हैं, अगर तो दवाई आपको दिन में 1 दफ़ा दी हुई है तो बेहतर ये है कि आप सहर टाइम पर ले लें, सहर से पहले 5-1 मिनट पहले। अगर दिन में 2 मर्तबा हैं तो आप अपनी दवाइयाँ जो हैं तो वो सुबह-शाम ले लें। हुँ। बहुत से लोग हैं जो डायबिटिक्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो उनको हम ये कहते हैं कि दवाइयाँ आप अपनी जारी रखें और अनलेस आप इंसुलिन पर हों, तो इंसुलिन के मरीज़ों के लिए फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें क्योंकि उसमें शुगर कम हो सकती है। लेकिन जो निज़ाम हज़म का है वो ये है कि अगर आप खुराक का इंतखाब ठीक करेंगे तो फिर लंबा रोज़ा आपके मैदे को या बड़ी आँत को उस तरह अफ़ेक्ट नहीं करता। ठीक। चलिए सर, अगर मैं स्पेसिफ़िकली इसी सवाल से अगला सवाल कि स्पेसिफ़िकली मैं आपसे ये पूछूँ कि कौन-सी चीज़ें हैं कि जो कि रोज़े में ऐसे पेशेंट जिनको गैस, तेज़ाबियत का असर रहता है, तो उनको कौन-सी चीज़ें हैं जो कि खानी चाहिए सहरी और इफ्तारी में, और कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए और उनको नहीं लेना चाहिए ताकि उनको ये गैस, तेज़ाबियत, ब्लॉटिंग जो है, ये ना हो? तो उसके बारे में सर आप क्या गाइड करेंगे? सबसे पहले तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो आपका पानी का इंटेक है, वो ज़्यादा होना चाहिए। 24 घंटे में तकरीबन 6 से 8 ग्लास। तो उसको आप थोड़ा-सा इस तरह कर लें कि कुछ सहरी में ले लें, हुँ। कुछ इफ्तारी में ले लें और इफ्तार और सहर के दरमियान जो वक़्त
आता है उसमें भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि पानी लेते रहें। ठीक है। दूसरी चीज़ जिससे आपने फ़ायदा लेना है वो है कि आप सब्जियां, फल, ये तमाम चीज़ें, दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है क्योंकि वो प्रोबायोटिक है और बहुत से जो जरासीम हैं बुरे वाले उनको वो मारता है, और अच्छे जरासीम जो हैं जो कि आपकी डाइजेशन में, निज़ाम हज़म में मदद देते हैं, उसको वो इंकरेज करता है। सुबह आप अंडा ले सकते हैं, सैर में आप दही ले सकते हैं, उसके साथ सादा रोटी ले लें या डबल रोटी ले लें, 1 या 2 स्लाइस। ब्राउन ब्रेड बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं जिनको कि ब्राउन ब्रेड इरिटेट करती है, तो वो देख लें कि जो खुराक उनको इरिटेट करती है उसको थोड़ा-सा साइड पे करके, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ें हम रिकमेंड करते हैं सैर में। इफ्तार में जब हम आ जाएँ तो इफ्तार में हम ये रिकमेंड करते हैं कि खजूर बिल्कुल, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक पे ही रखिए। उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल, अगेन फल थोड़ा-सा ले लें। नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर आपने जो भी खाना खाना है उसमें भी खाना आपका बेहतर होना चाहिए। ब्राउन राइस अच्छे हैं, रोटी पे डायरेक्ट चले जाएँ वो अच्छी है। साथ में थोड़ा-सा फल, पानी, ये तमाम चीज़ें। जो मिर्चें हैं हमारी सब्ज़ लाल, उनका इस्तेमाल कम बिल्कुल से बंद कम। करें। इसके अलावा तली हुई जो चीज़ें हैं, बाज़ार की जो चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम और बल्कि होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उनसे ख़राबी भी होती है, उससे वज़न भी बढ़ता है, जब वज़न बढ़ेगा आपकी तेज़ाबियत भी ज़्यादा होगी, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता रमज़ान का जो पूरा मकसद है कि जी आपका वज़न कम हो, आपका निज़ाम हज़म बेहतर हो, वो तमाम जो है तो रमज़ान के बीच में वो हमारा लूज़ हो जाता है। ठीक। सर, अभी आपने आईबीएस का ज़िक्र किया था, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आईबीएस वाले पेशेंट हैं, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं? और अगर वो रोज़ा रखते हैं, तो उनको क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए या किन-किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, या क्या ऐसी वो लाहे-अमल होगा कि जिससे वो अपने आईबीएस को कंट्रोल रख सकें रोज़े के दौरान? जी, बिल्कुल, बहुत आपका अच्छा सवाल है। और आईबीएस के पेशेंट्स जो हैं, जो मरीज़ हैं, बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। बस उनकी कुछ शराइत हैं। सबसे पहले ये कि जो उनके मालिज ने, डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ बताई हुई हैं, वो दवाइयाँ लेते रहें। जिनको पेट में दर्द है, वही जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया सहर इफ्तार में। दूसरी बात ये कि इफ्तार से लेकर सहर तक जब उनको मौका मिले तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, यानी प्लेन वाटर ज़्यादा लें। जो चीज़ें उनको खुद पता होता है हमें इरिटेट करती है, कुछ लोगों को ग्लूटेन इरिटेट करती है, गंदम से बनी हुई अशिया, उसका इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें इरिटेट करती हैं, उसका इस्तेमाल ना करें। फिर मीठा बहुत ज़्यादा जो है तो उससे परहेज़ करें, बिकॉज़ वो तमाम चीज़ें फिर आईबीएस को ख़राब करेगी। इसी तरह वेट गेन जो है वो आईबीएस को ख़राब करता है। तो जब हम बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ इस्लामिक काउंसिल ऑफ यूके से पूरा एक हमें एडेंडम आ जाता था जिसपे लिखा होता था कि रमज़ान शुड बी इंटरमिटेंट फास्टिंग रादर देन फीस्टिंग एट नाइट। हुँ। तो ये है कि बहुत ज़्यादा बीच में आप ना खाएं और अपना परहेज़ जारी रखें। सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग की आपने बात की, तो जो रमज़ान है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो फैटी लीवर वाले लोग हैं या जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोग कहते हैं, फैटी लीवर वाले होते हैं, उनके लिए रमज़ान क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, या आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि फैटी लिवर में अगर आपको पता हो तो हम सबसे ज़्यादा मरीज़ को एनकरेज ये करते हैं कि आप अपना वज़न वज़न घटाएँ। कम करें, यस सर। अगर तो फैटी लिवर है और पेशेंट को खुरदरापन यानी सिरोसिस ऑफ द लिवर नहीं है, फिर बिल्कुल वो रोज़ा रखें। लेकिन उनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि रोज़ा रख के उनका वज़न कम हो, ना कि ज़्यादा हो। और उसमें यही जो खुराक मैंने बताई हैं, इनका इस्तेमाल करें। साथ में जो फाइबर है, सब्जियां हमारे यहाँ कम खाई जाती हैं, फल कम खाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ब्लैक कॉफ़ी फैटी लिवर के लिए हम रिकमेंड करते हैं, वो सुबह ले लें, इफ्तार के साथ ले लें। लेकिन वही जो चीज़ें, जो बाज़ारी चीज़ें हैं, मसाले वाली तली हुई, वो अगर लेंगे फिर वेट गेन होगा तो उसमें फिर फैटी लिवर ख़राब होगा, हुँ। रोज़े से नहीं ख़राब खराब होगा। होगा, बिल्कुल। ठीक। सर, नेक्स्ट चीज़ है, क्योंकि ईटिंग हैबिट चेंज होती है, आपका रूटीन शेड्यूल चेंज होता है, स्केड्यूल चेंज होता है, तो जो गैस्ट्रो के पेशेंट्स होते हैं, जितने भी निज़ाम हज़म वाले, उनको अक्सर जो है रमज़ान के अंदर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, जिसको कब्ज़ कहते हैं। तो इसको बारे में सर आप क्या कहेंगे कि क्या हमें उसमें डाइट में मॉडिफ़िकेशन करनी चाहिए, या क्या रूटीन करनी चाहिए कि जिससे जो है ये कॉन्स्टिपेशन जो ज़्यादा हो जाती है अक्सर रमज़ान में, वो ना हो? जी, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। और कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए
पहली चीज़ जो है वो ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि आप प्लेन वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूसरी चीज़ जो है कि जितनी आप थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की अपनी वर्जिश रखेंगे हुँ। और ख़ासकर वो ज़्यादातर इफ़्तार के बाद होती है, ये भी हम रिकमेंड करते हैं कि इफ़्तार करके फ़ौरन आप आराम ना करें, बल्कि इफ़्तार करके हल्का-फुल्का इफ़्तार करके अपनी नमाज़ अदा करके और उसके बाद फिर आप थोड़ी बहुत वर्जिश कर लें, आधे घंटे की हल्की-फुल्की वॉक कर लें, तमाम चीज़ें। तो उसमें आपकी गट की भी एक्सरसाइज़ होती है और उसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। इसी तरह जब आप सब्जियाँ लेते हैं, तली हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेते, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं लेते, तो इसको आप कब्ज़ को यानी कॉन्स्टिपेशन को बहुत आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रूट ज़्यादा लेते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होती है। हुँ। और अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर आप बिल्कुल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और वी आर देयर टू हेल्प देम, उनको फिर हम गाइड कर सकते हैं। ठीक है। सर अब मूव करते हैं जो कि पेशेंट्स ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे आपने बताया है। उनको अगर रीएडजस्ट करना हो तो क्या पेशेंट खुद से कर सकता है उसको रीएडजस्ट, या उसको पहले जो है प्री रमज़ान अपना एक फ़ॉलो-अप करना चाहिए अपने कंसल्टेंट के साथ ताकि वो ज़रा उनको रीएडजस्ट कर दें? इसके बारे में आप क्या गाइड करेंगे कि प्री एंड रम कितना अरसा पहले रमज़ान से पहले वो एक दफ़ा अपना फ़ॉलो-अप कर ले ताकि दवाइयाँ एडजस्ट हो जाएँ? या अगर जो फ़ॉलो-अप नहीं कर सकते तो वो अपनी दवाइयों को किस तरीके से एडजस्ट करें ड्यूरिंग रमज़ान? जी, बड़ा अच्छा ये भी सवाल है और ये काफ़ी लोगों के ज़हन में आता भी है। एक तो देखिए हमारे वो मरीज़ हैं जो कि काफ़ी अरसे से रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं। हुँ। तो उनके लिए तो आसान है, वो अपने सहर में और इफ्तार में उन दवाइयों को एडजस्ट कर लें। अगर दिन में 1 दफ़ा ले रहे हैं तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि जी आप सहर में ही ले लें। बहुत से लोग हैं जो सुबह-शाम की दवाइयाँ ले रहे हैं या जो दवाइयाँ सुबह लेते हैं वो सुबह सहर में ले लें, जो शाम में लेते हैं वो इफ्तार के साथ ले लें, ताकि उस तरह उनका निज़ाम चलता रहे। इसके अलावा अगर शुगर की दवाई है तो वो फिर अगर 1 दफ़ा ले रहे हैं तो वो फिर इफ्तार के बाद ले लें, क्योंकि उस वक़्त पेट भी आपका भरा हुआ होता है और शुगर कम होने के चांसेस कम होते हैं। अगर सुबह-शाम है तो वो फिर सैर और इफ्तार के साथ ले लें। अगर कुछ दवाइयाँ हैं जो कि दोपहर में भी ले रहे हैं तो फिर उनको अपने मालिज के साथ कंसल्ट करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि क्या वो दवाई उनकी एडजस्ट हो सकती है सुबह या शाम में किसी भी टाइम पर। तो रिकमेंडेशन तो हमारी इसके साथ ही होती है। जी। इसी में सर एक चीज़ और गाइड कर दीजिएगा कि जो सुबह वाली होती है सहरी वाली मेडिसिन, वो तो खाली पेट वाली जब तहज्जुद के लिए उठा जाता है या सहरी से पहले आप आधा घंटा पहले लेते हैं। लेकिन जो अफ्तार वाली होती है, अक्सर कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो खाने से पहले लेते हैं, तो उनको अफ्तार में किस तरीके से लिया जाए? जी, देखिए उसमें काफ़ी कम दवाइयाँ हैं। एक तो थायरोक्सिन होती है, तो थायरोक्सिन तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जी सुबह आप सैर पे ही हुँ। ले लें। जो हमारी तेज़ाबियत कम करने की दवाइयाँ हैं, उस पे हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप थोड़ा-सा खजूर या पानी लेकर उसके साथ आप ले सकते हैं वो दवाई ठीक है। और इतनी देर में आप अपनी वज़ू करके नमाज़ अदा करके दवाई भी आपकी हज़म हो जाएगी और फिर आप अपना फिर इफ्तार अफ्तार। कर लें, तो इसमें तकरीबन 10 एक मिनट का वक़्फ़ा आ जाता है और वो दवाई हज़म हो जाती है। क्योंकि रात में जब वो लेंगे तो उस हुँ। वक़्त तो उनका पेट भरा भी भरा होगा होगा। और पानी भी पिया हुआ होगा, तो उसमें वो इतनी फिर मौसर नहीं नहीं होती होती, है। ठीक। सर तो ओवरऑल जो फास्टिंग है, इसका हमारी गट हेल्थ पे क्या असर होगा? मतलब आप उसको अगर समराइज़ करना चाहें तो फास्टिंग या जो रोज़ा रखना है, वो हमारे निज़ाम हज़म पे कैसा असर करता है, या क्या वो फ़ायदेमंद है या नहीं है? या अगर इसको समराइज़ करके अगर आप बताएँ कि इसका क्या असर होता है या हो सकता है? देखें जी, हम हमेशा एक बात कहते हैं एज़ अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कि अगर आप अच्छी खुराक करते हैं, ईटिंग हेल्दी हुँ। और आपकी जो चॉइस ऑफ फूड है वो अच्छी है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना वेट जो है तो उसको मेंटेन भी करते हैं हुँ। और आपका एम ये होना चाहिए कि अगर थोड़ा-सा वेट आपका गेन हो गया है, तो उसको आप थोड़ी-सी कमी की तरफ लेके आएँ। तो वो बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी के लिए भी अच्छा है, आपकी बड़ी आँत के लिए, छोटी आँत के लिए, आपके मैदे के लिए, फिर जिगर के जितने अमराज़ हैं, उसमें भी वेट रिडक्शन हुँ। जो है, जो अगर रिकमेंडेड है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इसके साथ पानी का इस्तेमाल बेहतर करते हैं, तो वो भी अच्छा है बिकॉज़ ये है कि आपके मैदे को और इंटेस्टाइन्स को रेस्ट भी मिलता है। उसमें ये होता है कि आपके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो ग्रो भी करते हैं हुँ। और वो आपके निज़ाम हज़म को बेहतर भी करते हैं। तो ओवरऑल आई वुड से कि फास्टिंग इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, प्रोवाइडेड कि उसके आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों कि आपने उस महीने में गुज़ारना किस तरह है और आपके एम जो हैं तो वो हेल्दी फूड की तरफ हों और वेट रिडक्शन की तरफ हों, हल्की-फुल्की वर्जिश की तरफ हों।
और ये तमाम चीज़ें इसमें आप अपनी खुराक में ये तमाम जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको इंक्लूड करें खुराक। सर नेक्स्ट ये थोड़ा-सा आइडिया दें कि मतलब गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की कौन-सी वो कंडीशंस हैं, जिनके अंदर नॉर्मली रोज़ा रखना रिकमेंड नहीं किया जाता? या फिर दौराने रोज़ा या वैसे आपको कौन-से सिम्पटम्स ऐसी आ रही हों कि जिसके दौरान जिसके होते हुए आपको फ़ौरी मेडिकल कंसल्ट की ज़रूरत होती है या आपको फ़ौरी आपने डॉक्टर से रुजू करना है? ऐसी कोई अलार्मिंग कंडीशंस जो हैं वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिहाज से या गैस इस सिस्टम के लिहाज से वो कौन-सी होती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ये भी अच्छा सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फील्ड बहुत डाइवर्स है। इसमें आपको पता है कि पूरा निज़ाम हज़म हुँ। और फिर आपका लिवर, पैंक्रियाज़, गॉल ब्लैडर सारा कुछ आ जाता है। तो अगर तो आपको कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपका दिल ख़राब होता है और कै आपको आ जाती है, तो कै आने की सूरत में तो वैसे भी रोज़ा टूट जाता है। तो उसमें तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, और अगर आपको मुस्तकिल कै आती है तो फिर आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, हुँ। और उसमें हम नहीं रिकमेंड करते कि आप रोज़ा रखें। ठीक है। दूसरी, जिन लोगों को मैदे के अल्सर होते हैं, ज़ख्म होते हैं और उनको बहुत सीवियर दर्द होती है, और कुछ अल्सर्स ऐसे हैं जो कि खाली पेट होने से ख़राब होते हैं, उन लोगों को फिर हम नहीं रिकमेंड करते कि आप रोज़ा रखें, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी खुराक वो लेते रहें और अपनी दवाइयाँ लेते रहें। तीसरा, जिन लोगों को ब्लीडिंग के इश्यूज़ होते हैं, हुँ। वॉमिटिंग में ब्लड आ जाए या आपके स्टूल में ब्लड आ जाए, या किसी भी सूरत में अगर ब्लीडिंग है या आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर रहा है, आप एनीमिक यानी खून की कमी बन जाए, तो उन लोगों को हम रिकमेंड नहीं करते। फिर आपका अगर वज़न कम हो रहा है और उसकी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसे लोगों को कमज़ोरी के साथ उनको भी हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज़ हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप फ़ौरन जो है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल एडवाइस लें, अगर आपको लग रहा है कि आपके पेट के अमराज़ हैं और उसके साथ वज़न कम हो रहा है, तो हुँ। उन लोगों को फिर हम नहीं रिकमेंड करते। दूसरी तरफ जब लिवर के अमराज़ हैं, जिसमें सिरोटिक लिवर है, क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़ है, लोगों को पेट में पानी है जिसको एसाइटिस कहते हैं, या जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, इस किस्म की चीज़ें, तो उसमें भी वे हम रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज़ उनको फिर दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और प्रॉपर मॉनिटरिंग की, तो उनको फिर हम नहीं रिकमेंड करते। चलिए सर सेशन को कंक्लूड या समराइज़ करने के लिए मैं आपसे ये पूछूँ कि कोई से 3 ऐसे अहम मशवरे जो कि आप निज़ाम हज़म के लिहाज से जो है वो लोगों को देना चाहें, ताकि उनका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुज़रे और उनको कोई गैस्ट्रिक ट्रबल भी ना हो, तो उसमें आप सर क्या रिकमेंड करेंगे? मैं दोबारा वही बात करूँगा कि जी हम हेल्दी डाइट जो है उसको पिक करें, हुँ। हेल्दी हैबिट्स को पिक करें, जिसको हम कहते हैं कि जी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, ये हमें एक मौका मिलता है लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करें अपना। हल्की-फुल्की वर्जिश हम अपनी रखें, ख़ासकर इफ्तार के बाद, ताकि निज़ाम हज़म हमारा ठीक चले। मिर्चों, मसालों, तली हुई चीज़ों और बहुत ज़्यादा खाने से, पेट भर के बहुत ज़्यादा खाने से, उसको हम परहेज़ करें, और खाना इतना खाएँ कि हमारा निज़ाम हज़म उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर सके, हुँ। तो फिर हम मसलों में नहीं पड़ेंगे। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और अगर आपको जूस पसंद है कोई भी, तो फिर फ्रेश की तरफ ज़्यादा आप जाएँ, रादर देन कि जो डब्बे के जूसेस हैं या प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं, तो उनसे अपने आप को आप दूर रखें। थैंक यू सो मच सर। ये वेलकम। आपने टाइम निकाला और हमें और हमारी ऑडियंस को जो है वो इतने मुफीद मशवरों से सर आगाही फराहम की। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों के हमने जो क्वेश्चंस थे उनको आंसर किया होगा और ये वाली जो टॉक है वो उनके लिए मुफीद साबित होगी। और जो अभी तक आपकी और मेरी डिस्कशन है इससे हमें तो यही पता लगा है कि रोज़ा जो है वो एक, अगर हम अपनी खुराक को, अपने पानी को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को अगर हम प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, तो रमज़ान जो है वो हमारे लिए वाक़ई ही एक ब्लेसिंग साबित होता है, ना सिर्फ़ रूहानी तौर पे बल्कि हमारी सेहत के लिहाज से भी। बिल्कुल। ठीक है? और उससे हमें रूहानी बेहतरी भी मिलती है और हमारी सेहत के भी बहुत सारे टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं। मैं सेकंड करती हूँ सर आपकी बात को, जो आपने कहा कि हमें अपने टारगेट, अपने गोल्स और एम वो सबसे पहले फिक्स करने पड़ेंगे, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम रमज़ान से चाह क्या रहे हैं। बिल्कुल जी। सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। इसके साथ-साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में आपकी इमरजेंसी ओपीडी और 24 आवर एंडोस्कोपी सर्विस अलोंग विद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जो पैनल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो हर वक़्त मौजूद होता है आपको बेहतर इलाज और
सहूलत फ़राहम करने के लिए। होप सो कि हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। अगर आपके कोई मज़ीद क सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको टाइमली आंसर किया जा सके।